हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर एसेट्स बेसिस एंड सॉल्व्ड के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको सॉल्व करने से इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 टेस्ट ट्यूब और इन तीनों में अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सेकंड में हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है एंड थर्ड में हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है। साथ में हमें केवल एक रेड लिटमस पेपर दे रखा है जिससे हमें पता करना है कि इन टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से सॉल्यूशंस प्रेजेंट है किस किस मीडियम में। तो इनको हमें पहले समझना है कि रेड लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी क्या है। सिंस वी नो रेड लिटमस पेपर अगर हम एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता है ब्लू में, लेकिन जैसे हम उसे बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड से ब्लू में। सो व्हेन वी ऐड रेड लिटमस टू test tube A, it do not show any change, which means it can be either acidic or neutral. तो इससे हमें पता चलता है कि या तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है या फिर कोई एसिडिक सब्सटेंस। When we add red litmus to test tube B, it do not show any change, which also means it can be either acidic or neutral. B में भी कोई चेंज नहीं हुआ रेड लिटमस में, that means B में भी या तो कोई एसिडिक सोल्यूशन होगा या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। But when we add red litmus to test tube C, which is a basic medium, red litmus turns to blue, which means test tube C contains basic medium. तो इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से C में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बेसिक मीडियम है। अब बचे बाकी के दो A एंड B। सो व्हाट वी डू इज़ हम जो बेसिक मीडियम है जो टेस्ट ट्यूब C में, उसमें से कुछ फ्यू ड्रॉप्स हम एसिडिक मीडियम में डाल देंगे और कुछ फ्यू ड्रॉप्स हम न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे। सिंस जब हम न्यूट्रल टेस्ट ट्यूब A में डालते हैं तो ये जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा और B में जो एसिडिक मीडियम था और जो C से हमने बेसिक मीडियम डाला वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे और B में जो एसिडिक मीडियम इनिशियली था वो अब न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ वी अगेन विल टेक द रेड लिटमस पेपर और अब हम जब रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन A में डालेंगे टेस्ट ट्यूब A में तो ये स्लाइटली चेंज हो जाएगा, इसका कलर ब्लू में। दैट शोज़ कि इनिशियली ये जो हमारा सोल्यूशन था वो न्यूट्रल था और जैसे हमने इसमें बेसिक मीडियम डाला तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बेसिक हो गया और इसलिए इसका कलर चेंज हुआ। तो हमें पता चल गया कि A में न्यूट्रल मीडियम था। जब हम इसे B में डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेड लिटमस में कोई भी चेंज नहीं हुआ बिकॉज एसिड और बेस ने मिलकर के एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया था, तो ये सोल्यूशन हो गया था न्यूट्रल। दैट मीन्स इनिशियली ये था एसिडिक। इस तरह से हम तीनों टेस्ट ट्यूब के बारे में पता कर लेंगे, ठीक है। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन बॉक्स जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। वी नो दैट ब्रास एंड कॉपर्स हमारे मेटल्स हैं और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेज में एसिड होता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इस वजह से जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं जो खट्टे सब्सटेंसेज हैं उनको ब्रास या कॉपर के मेटल में रखने से, क्योंकि ये दोनों रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। So the answer is curd and sour substances contain acids. Therefore, when they are kept in brass and copper vessels, the metal reacts with acid to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby spoiling the food. Now the second question is, which gas is usually liberated when acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? क्वेश्चन में पूछा है कि जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस बनती है। इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाइए और साथ में एक टेस्ट भी बताइए कि आप प्रेजेंस को टेस्ट कर सके उस गैस के प्रेजेंस को। सो द आंसर इज हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। वी ऑल नो दिस एंड देयर इज अ एक्सपेरिमेंट दैट विल डू। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स कुछ लिए मेटल्स और साथ में हमने
डाइल्यूट H2SO4 लिया है। जिंक एक मेटल है, जब वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और उस हाइड्रोजन गैस को हमने एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सोल्यूशन से पास कराया। सोप सोल्यूशन से इसलिए पास कराया क्योंकि जब सोप के बबल्स बन के ऊपर उड़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन गैस होगा, जब उसे हम बर्न करेंगे कैंडल से तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होगा। ओके, सो दिस वाज द स्मॉल एक्सपेरिमेंट दैट वी हैड डन. So take few pieces of zinc granules and add 5 ml of H2SO4, dilute H2SO4, shake it and pass the gas produced in a soap solution. The bubble of the soap solutions are formed. These soap's bubbles contain H2A gas. And we contest the evolved gas by its burning with a pop sound when a candle is brought near the soap solution. तो मैंने आपको इस experiment भी समझा दिया. Now the third question. Metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. Effervescence का मतलब होता है जब आप एक लिक्विड सब्सटेंस से बबल्स बनते हों उसमें, या फिर फिजिंग हो, जैसे आपने एक सोडा कैन देखा है उसमें किस तरीके से छोटे छोटे बबल्स ऊपर उठते हैं, तो इसी बबलिंग को, फिजिंग को हम एफेवेरेंस कहते हैं. सो द गैस evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. So यहाँ पे देखिए, the reaction is when a calcium carbonate is that metal, जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और यही गैस है जो कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, यानी बुझा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, और साथ में हमारे पास वाटर बनता है. Now comes the next question box, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solutions of the compounds like alcohol and glucose do not show acidic character. क्वेश्चन में पूछा है कि HCl, HNO3 ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जबकि अल्कोहल एंड ग्लूकोज नहीं करते एसिडिक कैरेक्टर शो. तो आंसर इज सिंपल. Since HCl and HNO3 release H positive ions in aqueous solution and that's why they show the acidic character. But on the other hand, alcohol and glucose कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को अपने कंपाउंड में, बट वो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करते, वो H पॉजिटिव डिसोशिएट नहीं करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट शो एसिडिक कैरेक्टर. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखा है. द dissociation of HCl and HNO3 to form hydrogen ion always occur in the presence of water. Hydrogen ion, which is H positive ions, combine with water to form hydronium ion. अब ये हाइड्रोनियम आयन क्यों बनाता है? क्योंकि H पॉजिटिव अकेले अनस्टेबल होता है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाता है, विच इज़ हाइड्रोनियम आयन. ओके, although aqueous solution of glucose and alcohol contains hydrogen, these cannot dissociate in water to form hydrogen ions. Hence, they do not show any acidic character. Now we have third question. Why does, let's first discuss the second one. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Second question में पूछा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कराती हैं? तो इट्स सिंपल, बिकॉज एसिड डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू फॉर्म आयंस. दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेक HCl. ये जब वाटर में जाता है तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है, और ये आयंस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में. ठीक है, now we have the third question. Why does dry HCl gas do not change the color of the dry litmus paper? यहाँ पे पूछा है कि dry HCl गैस और dry litmus paper का कलर चेंज क्यों नहीं करता. So the color of litmus paper is changed by the hydrogen ions. देखिए जो litmus paper का कलर होता है वो H पॉजिटिव के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, since dry HCl gas do not contain H positive ions, it is only in the aqueous solution that an acid dissociate to give ion. हमें पता है कि एक एसिड केवल aqueous solution में जाकर के ही H positive को रिलीज करता है. Since हमारे पास dry HCl गैस है तो इसके पास अभी H positive ions नहीं है, और साथ ही में since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, और ना ही हमारा जो लिटमस पेपर है वो भी गीला है, तो इसका मतलब उसके पास भी वाटर कंटेंट नहीं है, तो हमारा जो H पॉजिटिव है वो डिसोशिएट नहीं होगा ड्राई HCl गैस से. तो हमें देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डू नॉट शो एनी चेंज.
Fourth question is, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not the water to the acid? क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि हम एसिड को वाटर में डालें, ना कि वाटर को एसिड में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम एसिड को एक्वस सोल्यूशन में या वाटर में डालते हैं तो काफ़ी सारे आयन डिसोशिएट होते हैं, जैसे H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हुआ और बाकी जो नेगेटिव आयन्स होंगे वो भी रिलीज़ होंगे। सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिंस जब हमारे पास एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा और जैसे ही हम थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो काफ़ी सारे आयन्स रिलीज़ होंगे और इस वजह से काफ़ी सारी हीट एनर्जी भी रिलीज़ होगी। और ये डर रहता है कि जिस बीकर में हम ये परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट ट्यूब, वो मे बी टूट जाए और जो इसके कंटेंट्स वो बाहर आ जाए, जिससे हाथ वाथ जल सकता है। सो यहाँ पे देखिए, since the process of dissolving an acid in water is exothermic, it is always recommended that acid should be added to water. If it is done the other way, अगर हम इसे उल्टे तरीके से करते हैं, then it is possible that because of the large amount of heat generated, the mixture splashes out and causes burns. It's an exothermic process, okay? Now comes the fifth question. How is the concentration of hydronium ion affected when solution of acid is diluted? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम एक एसिडिक सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन के जो आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम है उनका कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा। सिंस अगर हमारे पास इनिशियली मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन 2 थे और मान लीजिए इसमें हमने और ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया, तो सिंस हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन उतनी ही रहेगी और बाकी जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा। सो हाइड्रोनियम आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड ऑल्सो डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ hydroxide ions, which is OH negative ions, affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? So the answer is the concentration of OH negative ions would increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. Obviously सी बात है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में और भी ज़्यादा बेस ऐड करेंगे तो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे एंड दैट्स वाई द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्स है जिसमें पहला क्वेश्चन है, यू हैव 2 solutions A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration and which of this is acidic and which one is basic? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं A एंड B। A में हमारे पास pH 6 दे रखा है। हमें पता है pH स्केल में कि 7 स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल और 7 के हम अगर लेफ्ट हैंड साइड जाए 1 की तरफ तो एसिडिक कैरेक्टर हमें ज़्यादा मिलता है, दैट मीन्स H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और 7 के राइट हैंड साइड में हम जब 14 की तरफ मूव करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिक्रीज। सो दैट्स वाई 6 इज सोल्यूशन A इज एसिडिक एंड सोल्यूशन B इज बेसिक। यहाँ पे देखिए, अ pH वैल्यू of less than 7 indicates an acidic solution while greater than 7 indicates a basic solution. Therefore, the solution with pH value equal to 6 is acidic and has more H positive ion concentration than the solution of pH which is equal to 8 which is basic. The second question, what effect does the concentration of H positive aqueous ions have on the nature of the solution? Concentration of H positive have a varied effect on the nature of the solution. With an increase in H positive ion concentration, the solution becomes more acidic, while decrease in the H positive ions causes increase in the basicity of the solution. क्वेश्चन में हमें पूछा था कि अगर हम H पॉजिटिव का आयन जो कंसंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करता है किसी सोल्यूशन के नेचर को। तो सिंस अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमारा सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा और अगर डिक्रीज होगा तो हमारा सोल्यूशन कम एसिडिक होगा और साथ में इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डू बेसिक सोल्यूशंस ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक्स? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर
क्या बेसिक सॉल्यूशंस में भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं? अगर होते हैं तो ये बेसिक क्यों होते हैं? So, yes, basic solutions also have H positive ions. However, their concentration is less as compared to the concentration of OH negative ions that makes the solution basic. Since हमारे पास H positive aqueous solutions में होते तो हैं basic solutions में भी, लेकिन since OH negative का जो concentration है वो ज़्यादा है तो वो basic characters show करता है, ना कि acidic. Question number 4. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, calcium oxide, or slaked lime, calcium hydroxide, or chalk, which is calcium carbonate? तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कौन से सॉइल कंडीशंस में फार्मर अपनी सॉइल को ट्रीट करेगा इन कंपाउंड्स की हेल्प से. अब यहाँ पे देखिए जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो ये सारे क्या है हमारे पास बेसिक कंपाउंड्स हैं. दैट मीन्स फार्मर अगर बेसिक कंपाउंड अपने सॉइल में ऐड करना चाहता है दैट मीन्स उसका जो सॉइल है वो काफ़ी एसिडिक है, वो अपने एसिड के उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करेगा. सो द आंसर इज इफ द सॉइल इज एसिडिक and improper for cultivation, then to increase the basicity of the soil, soil की basicity बढ़ाने के लिए, उसकी acidic nature को कम करने के लिए the farmer would treat the soil with the quick lime, slaked lime और chalk, क्योंकि ये सारे हमारे पास basic compounds हैं. Now the next question box is, उसमें first question है what is the common name for the compound of calcium oxychloride? हमारे पास इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम. सो द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर. आप इसे याद करिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कॉमन नेम. एंड द सेकेंड क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इज ब्लीचिंग पाउडर. सो वी ऑल नो दैट, हमने प्रिपरेशन में ये पढ़ रखा था, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में मिलता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इज ब्लीचिंग पाउडर. ओके. थर्ड क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. सो द वॉशिंग सोडा विच इज सोडियम कार्बोनेट .10H2O is used for softening the hard water. Question number 4, what will happen if a solution of sodium carbonate is heated? Hydrogen carbonate is heated. Give the equation ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. यही पूछा था और हमें इक्वेशन लिखना था इसके लिए. राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. हमें पता है कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस. Calcium sulfate dot half H2O when reacts with more half H2O of water it forms gypsum which is calcium sulfate dot 2H2O. ठीक है. दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि कंपाउंड का नेचर कैसा है. जैसे जिप्सम हमारे पास हार्ड होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडरी फॉर्म में होता है क्योंकि इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल का कंटेंट है वो डिफरेंट है इसमें से, जिप्सम से. ठीक है. अब हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है. पार्ट 2 में एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर कमेंट्स. और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.